बारिश में बहू का 1 मंजिल का मकान, 3 मंजिल का गरीब ससुराल। बरसात की पहली झमाझम बारिश ने जैसे मलकागंज के पूरे मोहल्ले को भिगो दिया। गलियों में नालियां उफान मार रही थी। रिंकी खिड़की से बाहर देख रही थी। उसका मन भीग रहा था, जैसे उसकी यादें टपक टपक कर किसी पुराने ख्वाब को जगा रही। रिंकी का मायका शहर के अच्छे इलाके में था। सुंदर सा 1 मंजिल का मकान। वहाँ बारिश बस खिड़की से देखने और चाय के साथ पकौड़े खाने के लिए होती थी। लेकिन उसका ससुराल एक पुरानी तंग गली में 40 गज में बना था, जहाँ कहने को तो 3 मंजिलें थी, लेकिन आराम सिर्फ पहली पर था। उस रोज बाहर तेज बारिश हो रही थी। रिंकी बालकनी से नीचे झांक रही थी कि बारिश भी कितना कुछ याद दिला देती है और कितना कुछ छीन भी लेती है। कहाँ इस वक्त हम अपने घर में मजे से चाय पकौड़े खा रहे होते थे और कहाँ यहाँ सर पर पानी टपक रहा है। तभी उसकी सास विमला नीचे वाले फ्लोर से आवाज लगाती है, रिंकी बहू जरा ऊपर जाकर देख तो, अगर तीसरी मंजिल से पानी टपक रहा है तो वहाँ बाल्टी रख देना। क्या ऊपर तीसरी मंजिल, वो भी उन सकरी सीढ़ियों से? हे भगवान, क्या मुसीबत है। जब भी ये बारिश होती है तो यही सब मुसीबत झेलनी पड़ती है। फिर जैसे तैसे रिंकी बेमन से ऊपर जाती है। ना जाने क्या ही सोचकर मेरे पापा ने मेरी शादी इस 3 मंजिल वाले लेकिन गरीब ससुराल में करवा दी। इससे अच्छा तो मेरा घर था 1 मंजिल का, कितना बड़ा भी। ऊपर से ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं थी कि पहली मंजिल चढ़ो फिर दूसरी जाओ। कुछ देर में वो ऊपर वाली मंजिल पर पहुंच जाती है और जहाँ जहाँ छत टपक रही थी वो उन जगहों पर बाल्टी रख देती है। जिसके बाद बालकनी से नीचे की ओर देखती है। उसके सामने वाले घर में एक लड़की गुड्डी रहती थी। वो रिंकी से बोलती है, भाभी आप तो फर्स्ट फ्लोर वाली लगती हो, तीसरी मंजिल कैसे चढ़ गई? हाँ, कभी कभी जिंदगी उस मंजिल पर भेज देती है जहाँ आप जाना नहीं चाहते। इतने में नीचे वाले फ्लोर से सास आवाज देती है, रिंकी बहू आजा, अब तूने रसोई भी तो बनानी है, मैंने चूल्हा जला दिया है। रिंकी नीचे आती है, बहू ले लाल मसूर की दाल बना दे, साथ में रोटी भी सेक लेना। अरे क्या हुआ, क्या सोच रही है? मेरी मम्मी होती तो इस बारिश में पकौड़े बनाती और पापा गर्मा गर्म चाय लेकर टीवी चलाकर कहते, देखो मौसम कितना रोमांटिक हो गया है। लेकिन यहाँ तो बस। बहू, गरीब के घर में बारिश में सिलेंडर खत्म हो जाए तो लकड़ी जलानी पड़ती है। पकौड़े तब बनते हैं जब तेल बच जाए, और हम गरीबों के यहाँ तो चाय पकौड़े किसी खास मौके पर ही बनते हैं। कोई बात नहीं, तुझे भी धीरे धीरे इसकी आदत हो जाएगी। हाँ, अब नसीब में यही लिखा है तो क्या कर सकते हैं। इस चूल्हे पर रोटियां सेको और क्या। अच्छा नाराज ना हो, चल अब मैं भी तेरी मदद कर देती हूँ। फिर रिंकी अपनी सास के साथ मिलकर खाना बनाने लगती है। दरअसल रिंकी का घर एक अपर मिडिल क्लास था, लेकिन वो मांगलिक थी, जिस कारण उसकी कुंडली किसी से नहीं मिलती थी। और काफी समय बाद अनूप से जाकर मिली, जो उससे साल भर छोटा था, साथ ही उसके जितने पैसे वाला भी नहीं था। लेकिन जैसे ही उन दोनों की कुंडली मिली, रिंकी के पिता ने झट से शादी के लिए हाँ कर दी और रिंकी अपने 1 मंजिल लेकिन बड़े घर से 3 मंजिल के गरीब ससुराल में आ गई थी। शाम को अनूप काम से भीगता हुआ घर लौटा। कहाँ रह गया था बेटा, कितनी देर लगा दी? माँ आप जानती तो है, बरसात के मौसम में सड़कें कैसे नदी में बदल जाती हैं, आना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कहती हूँ कम से कम एक स्कूटी तो ले लो। तो मैडम वो कौन सा हवाई जहाज बन जाएगी, आना तो सड़क से होकर ही पड़ेगा ना, और इतना अमीर नहीं है आपका पति। यहाँ तो सब बस गरीबी का रोना ही रोते रहते हैं। अब जाइए हाथ धो लीजिए, खाना लगाती हूँ। फिर कुछ देर बाद वो सब एक साथ खाना खाने बैठे ही थे कि तभी ऊपर वाली मंजिल की छत से मिट्टी झड़कर उनके खाने में गिरने लगी। देख बेटा, छत की मरम्मत करवानी पड़ेगी, नहीं तो बरसात में ऐसे ही पानी टपकता रहेगा। माँ अभी इतने पैसे नहीं है, आप जानती है ना, इसी साल मेरी शादी हुई है तो अभी उसका तो कर्जा सर से निपटा नहीं, फिर इतनी जल्दी और पैसे कहाँ से लाऊं? जब जुगाड़ होगा तब ठीक करवा दो। वो सब सबसे नीचे वाले फ्लोर पर बैठकर बात कर ही रहे थे कि तभी बाहर से सड़क से नीचे घर होने के कारण तेज बारिश से सड़क का पानी उनके घर के अंदर आ जाता है। आ बचाओ बचाओ। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अभी के अभी मेरे घर छोड़ कर आओ। अच्छा मैं कल सुबह ले चलूंगा, अभी कितनी बारिश हो रही है, कैसे जाएंगे? उस रात जैसे तैसे करके रिंकी ऊपर वाली मंजिल पर सोती है, लेकिन वहाँ छत टपकने के कारण उसे सारी रात नींद नहीं आती। अब कुछ दिन के लिए वो अपने 1 मंजिल वाले मायके चली गई, लेकिन वहाँ उसे सब कुछ बोर लगने लगा। बारिश में बस अंदर कमरे में बैठे रहो। उसे ससुराल के दिन याद आने लगे जब वो बारिश में उन सब के साथ नहाती। उसे जल्दी ही अपने ससुराल वालों की याद सताने लगी और वो 4 दिन में ही वापस लौट गई। माँ जी, मेरा दिल नहीं लगा वहाँ भले ही मेरे 1 मंजिल का आलिशान मकान है, लेकिन मुझे अपने इस 3 मंजिल वाले ससुराल की बड़ी याद आई। ये बात सुनकर उसकी सास मुस्कुराई और बोली, रिंकी जब मैं ब्याह कर आई थी ना, तब ये घर सिर्फ 1 मंजिल का था। बाद में मेरे ससुर ने कर्ज लेकर दूसरी और तीसरी मंजिल बनवाई ताकि बच्चों को जगह मिले। और तुम्हें यकीन नहीं होगा, उस वक्त उन्हें कैंसर की शिकायत भी पता चली थी, लेकिन फिर भी वो बिना किसी से कुछ कहे दिन रात मेहनत करते रहे। और जैसे ही उनका 3 मंजिला घर बनाने का सपना पूरा हुआ तो चुपचाप चले गए। इतनी मेहनत, वो भी ऐसी हालत में?
हाँ, और जब हमें इस बात का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके उस बीमारी के कारण जान जा चुकी थी। मैं जानती हूँ तेरा मायका बहुत अच्छा है, देखा है मैंने। तू चाहे तो कुछ दिन वहीं रहा। यहाँ की छतें टपकती हैं, दीवारें पुरानी हैं, तुझे आदत नहीं होगी। हमारी गरीबी के दिन तो न जाने कब दूर होंगे। माँ जी, वहाँ सिर्फ एक मंजिल है, पर यहाँ 3 मंजिलें हैं और हर मंजिल पर एक जिंदगी है, एक संघर्ष, और अब मेरी भी एक जगह है। अब जो है यही मेरा घर है और हम बाबूजी के सपने को हिलने नहीं देंगे, बल्कि मजबूती से खड़ा करेंगे। अनूप, मैंने कुछ दिन पहले एक कंपनी में इंटरव्यू दिया था, मुझे वहाँ से कॉल आ गया है और मैं 2 दिन बाद से वहाँ ज्वाइन करूंगी। क्या? लेकिन तुमने अप्लाई कब किया? जब तुम बाहर रहते थे, और जानते हो सैलरी पूरी 50,000 है। 2 दिन बाद रिंकी तैयार होकर ऑफिस जाने लगी। रिंकी बहू, ये ले तेरा टिफिन, समय से खा लेना और हाँ, भूखे मत रहना। शुक्रिया माँ जी। शुक्रिया किस लिए? जब तू इतनी मेहनत कर सकती है तो हम क्यों नहीं। अब रिंकी और अनूप दोनों मिलकर कमाने लगे और जल्दी जल्दी सब कर्जे उतारने लगे। कुछ समय बाद ही उन्होंने सारा कर्जा उतार दिया और अब उन्होंने अपने 3 मंजिला मकान की अच्छे से मरम्मत करवाई, साथ ही उसे सड़क से ऊंचा भी कर दिया और फिर और भी अच्छे से तैयार कर दिया। अब पूरी गली में सबसे बेकार घर जिसका था, आज उसका सबसे अच्छा घर बन गया था। हाय, मेरा बचपन से सपना था कि जब मैं सुबह सोकर उठूं तो सामने नदी में समुद्र या झील दिखे, लेकिन यहाँ तो खिड़की खोलते ही जग्गू हलवाई की दुकान दिखती है और उसकी दुकान में भिनभिनाती है मक्खियों का झुंड। बेटी उठ गई तो चल अब नहा भी ले, देख सूरज सर पर आ गया है। सूरज का तो पता नहीं, लेकिन ये जग्गू हलवाई अपनी बड़ी बड़ी मूछें लिए जरूर सामने खड़ा है। माँ, तुम्हें कितनी बार कहा है सुबह सुबह ये खिड़की मत खोला करो, इसे ऐसे खोल देती हो जैसे सामने गोवा का समुंदर बह रहा हो। तू दुखी मत हो बेटी, तेरे लिए ऐसा ससुराल ढूंढ के लाया हूं जिसके सामने समुद्र तो नहीं, लेकिन यमुना जरूर बहती है और बहुत बड़ा मकान है उनका। देखोगी तो खुश हो जाओगी। सच में पापा? हाय, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। नदी और उसके सामने मेरा घर, वाह 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 वाह। लेकिन कौन है, कहाँ रहते हैं, कुछ तो बताइए। सब पता चल जाएगा भाग्यवान। पहले तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ। हम आज ही लड़के के घर जाएंगे, क्योंकि उसके पिताजी के पैर में चोट आ गई है, इसलिए उन्होंने हमें ही अपने घर बुलाया है। इसी बहाने सोनल भी अपना नया घर देख लेगी। कुछ देर बाद वो सभी लड़के वालों के घर पहुंच जाते हैं। घर सच में बहुत बड़ा होता है। वाह वाह, कितना बड़ा और सुंदर घर बना रखा है। तभी लड़के के पिता उससे बोले, वो क्या है ना बहन जी, पहले तो ये थोड़ी जगह मेरे पिताजी को मिली थी, लेकिन फिर परिवार आगे बढ़ता रहा तो घर भी और आगे बढ़ता रहा। बहन जी, आप यूं समझ लीजिए कि ये सारा घर हमारा ही है। क्या हमारा है? सारा तो अवैध कब्जा कर रखा है। तुम चुप करो जी, अगर हम नहीं करेंगे तो कोई और कर लेता, और वैसे भी कुछ सालों में तो सरकार इसे वैध कर ही देगी। उधर सोनल उदित के साथ ऊपर वाले कमरे का व्यू देखकर खुश हो रही थी। देखो क्या मस्त व्यू दिखता है हमारे कमरे से। अरे लोग तो मरते हैं शहरों में ये गोवा वाली फीलिंग लेने के लिए। बिल्कुल सही कहा जी, मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है। क्या मैं आपको पसंद हूँ? आप भी मुझे बहुत पसंद हैं। दोनों शादी के लिए हाँ कर देते हैं, लेकिन घर आकर सोनल के मम्मी पापा इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। तुमने देखा ना कि उन लोगों ने कैसे यमुना जी पर कब्जा किया हुआ है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो उसी घर में जाऊंगी। आई बड़ी, उसी घर में जाऊंगी। यहाँ तो तेरे एक बाल्टी पानी ही उठाने में हाथ दुखते हैं। भगवान न करे अगर कभी वहां पानी भर गया तो तू इतना पानी कैसे निकालेगी? हाँ, लेकिन सोनल उनकी एक नहीं सुनती। उसे तो बस वही कमरा चाहिए था जहां से रिवर व्यू दिखे। फिर बच्चों की जिद के आगे माँ बाप को झुकना ही पड़ता है। और फिर उदित और सोनल की शादी हो जाती है। अरे बहू, अब नीचे भी आ जा। सारा दिन कमरे में बैठी बैठी बस ये रिवर व्यू ही देखती रहती है। इस कमरे से व्यू कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं गोवा के होटल रूम में हूँ, पर काश यहाँ रूम सर्विस भी हो जाती। फिर सोनम घर के कामकाज में लग जाती है। अगले दिन उसकी सास उसे अपने साथ यमुना घाट पर कपड़े धोने ले जाती है। वाह, कितना मजा आ रहा है। कपड़े धोने के बाद वो सारा साबुन वाला गंदा पानी यमुना नदी में बहा देती है। तभी कुछ बच्चे जो वहां खेल रहे थे वो उनसे कहते हैं, छी, ये आप क्या कर रहे हो? आपने इसे गंदा क्यों कर दिया?
ये अच्छी बात नहीं है। अरे जा जा आया बड़ा। तभी अचानक से बादलों की तेज गड़गड़ाहट शुरू हो जाती है और दोनों सास बहू घर आ जाती हैं। हे भगवान, ये बारिश तो बहुत तेज हो रही है। हाँ, मजा आ रहा है ना? आप रुकिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म पकौड़े और चाय बना कर लाती हूँ। फिर रिवर व्यू में पड़ रही बारिश को बड़े मजे से देखेंगे। इसी तरह अगला दिन शुरू हो जाता है, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। एक तरफ जहाँ बहू बारिश के मौसम के व्यू के मजे ले रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी सास और ससुर परेशान थे। देखो जी, ये बारिश तो 2 दिन से रुकने का नाम ही नहीं ले रही। याद है ना, आज से 20 साल पहले जो हुआ था? हाँ हाँ, याद है। यही सोचकर तो जी घबरा रहा है। तुमसे मैंने पहले ही कहा था यमुना नदी के घर में मत घुसो, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। अब तुम उसके घर में घुसोगी तो वो भी तो तुम्हारे घरों में घुसेगी। तुम चुप करो जी। सोनल उनकी बातें सुन रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तभी फोन की घंटी बजती है। सोनल बेटा, ठीक तो हो ना? नहीं पापा, यहाँ तो बहुत मजा आ रहा है। आपको पता है, यमुना जी पहले अपने घर से 200 मीटर की दूरी पर थी, लेकिन अब वो सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर ही रह गई हैं। अब तब तो बेटा वो पानी कल तक तुम्हारे घरों में भी आ जाएगा। तुम्हें आज ही वहां से निकलना होगा। ये सुनकर सोनल परेशान हो जाती है। इसके बाद उसकी सास उससे कहती है, जल्दी से सारा सामान बांधकर ऊपर वाले कमरे में रख दो, यहाँ कभी भी पानी भर सकता है। वो सभी मिलकर सारा सामान ऊपर वाले कमरे में रख देते हैं कि तभी नीचे पानी घर के अंदर आ जाता है। सोनल और वो सभी पानी बाल्टी से भरकर बाहर फेंक रहे होते हैं कि तभी एक लंबा सा सांप पानी में आ जाता है। सांप सांप! वो भागते हुए सीढ़ियों पर चढ़ जाती है। ये कहाँ फंस गई मैं? इससे अच्छी तो जग्गू हलवाई की दुकान थी। भले ही वहाँ मक्खियों का ढेर दिखता था, लेकिन इस तरह सांप तो नहीं आता था। तभी उनके घर बचाव दल के लोग आते हैं। जल्दी से यह घर खाली करो, यमुना कभी भी अपना प्रकोप दिखा सकती है। सभी जल्दी से घर से बाहर निकलते हैं और कुछ ही देर में उनका मकान बाढ़ के पानी में बह जाता है। ये क्या, हमारा घर सारा सामान बाढ़ में बह गया। अब हम कहाँ जाएंगे? ये क्या हो गया, हम बर्बाद हो गए। पापा, मम्मी। तभी सोनल डूबते हुए घर की तरफ भागती है, लेकिन उसका पति उसे पकड़ लेता है। मेरी शादी की सीडी एल्बम, मेरी शादी का जोड़ा और मेरे गहने। सोनल, जान है तो जहान है, छोड़ो अब वो सब। वहीं खड़ी सोनल की सास वो सब चुपचाप देख रही थी, क्योंकि वो भली भांति जानती थी कि उसने जो यमुना के घर में घुसने की गलती की थी, उसकी सजा तो उन्हें मिलनी ही थी। लेकिन बेचारी सोनल, जो नई नई शादी करके अपने सपनों के घर रिवर व्यू का मजा लेने आई थी, उसका वो सपना पल भर में चकनाचूर हो गया और वो बाढ़ का पानी सामान के साथ साथ उसके सपनों को भी बहा कर ले गया। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।